नमस्कार बच्चों, मैं फिरोज खान आप सभी का राम सजीवन इंटर कॉलेज जबरापुर बांदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और वहीं परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हमने पढ़ी थी कि जैसे परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, विलंब क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इसी के आगे हमें पढ़ना है आज, क्योंकि इसमें आपको पता जब परावर्तन होगा तब प्रतिबिंब बनते हैं, तभी हमें कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं, जब हमारे आंखों के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहले जान लें कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं ये भी समझ लेते हैं साथ साथ। इसके बाद पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण के कौन कौन से प्रकार हैं, हमारे सिलेबस में कौन सा प्रकार दिया गया। इसके बाद दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और फिर प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम पढ़ेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें कि प्रतिबिंब बने। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें अपना कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब आपका कैसे बनेगा कि जब किसी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत आप ले लीजिए, मान लीजिए बल्ब जल रहा है, सूरज ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी जब किसी भी स्रोत से मान लीजिए प्रकाश की किरणें आई, आपने मान लिया यहां पर एक सन बना दिया ना, एक सूरज हम बना देते हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब इससे जो प्रकाश किरणें आएंगे, ठीक है, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात, आपतित किरण हो गई, ये क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली आपतित प्रकाश किरणें बोल रहे हैं, यानी एक प्रकाश किरण नहीं होगी, एक से ज्यादा होंगी। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो जिस बिंदु पर ये काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती, वहां पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें, एक से ज्यादा किरणें होंगी, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या करती हुई प्रतीत होती हैं, हम उस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब पाते हैं। ठीक है, अब देखें तो प्रतिबिंब दिया कितने प्रकार गया है, 2 प्रकार का प्रतिबिंब बताया गया कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक समतल दर्पण, तो एक आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, एक आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक, अब जान ले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब एक ऐसा प्रतिबिंब है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी परावर्तन के पश्चात बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकेंगे, वह प्रतिबिंब आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब, नाम से देखिए आभासी, जिसको हम आभास करेंगे यानी महसूस करेंगे पर होगा नहीं,
यानी वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेजेस जो होंगे जो आभासी होंगे। कैसे इमेज? जिनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वो सारे प्रतिबिंब क्या होते हैं? आभासी प्रतिबिंब होते हैं। जैसे कि आप बात कर लीजिए, जैसे आप आईना देखते होंगे, आप अपने आप को आईने के पीछे भी पाते हैं, पीछे मतलब है अंदर भी पाते हैं। क्या अंदर हैं आप? नहीं है ना। लेकिन आपने क्या पाया? दर्पण के ऊपर नहीं, सरफेस पर, सतह पर नहीं, आप उसको दर्पण के पीछे प्राप्त कर रहे हैं। तो जितने भी चीजों को आप दर्पण के पीछे प्राप्त करेंगे उनको आप क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और जिनको पर्दे पर भी प्राप्त कर ले वो कैसे प्रतिबिंब होंगे? आपके वास्तविक प्रतिबिंब होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा। अगला टॉपिक हमारे पास दर्पण। प्रतिबिंब समझ में आए आपके? प्रतिबिंब क्या होता है? या किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात काटती हैं, उस बिंदु पर वस्तु को हमें क्या मिलता है? प्रतिबिंब मिलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटें और वो प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाए। जैसे कि आपने प्रोजेक्टर देखे होंगे ना, जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं, और प्रोजेक्टर की आप सीधा उसको एक सतह पे पा जाते हैं, तो सारे फिगर क्या होंगे आपके? सब वास्तविक होंगे। और आभासी जो वर्चुअल हो, यानी जो पर्दे पर प्राप्त न किए जा सके, पर्दे के पीछे प्राप्त किए जा सके, ऐसे प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं? आपके आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। अब अगला टॉपिक समझते हैं हम, दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण या इंग्लिश में कहते हैं मिरर। हाँ, आपके घरों में जो लगा वो भी आ जाएगा इसमें। दर्पण यानी मिरर क्या होता है? तो दर्पण की परिभाषा आप सिंपल सी बना सकते हैं कि जब किसी पारदर्शी सतह के, मान लीजिए कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो पारदर्शी, तो जब किसी पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ पर चमकदार पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे पृष्ठ से परावर्तन होने लगता है, तो इस प्रकार के पृष्ठ या इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती हैं? दर्पण कहलाती। ठीक है, कि जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, या पारदर्शी वस्तु के आप कुछ बोल सकते हैं, तो पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर आप पॉलिश कर दे चमकदार ना, लाल फास्फोरस भी आपने देखा होगा, पुते पीछे आप चाहें तो पॉलिश कर दें, तो चमकदार पॉलिश कर दें और दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करने लगे, तो इस प्रकार का जो माध्यम या वो हमारी वस्तु होगी वो क्या कहलाएगी? दर्पण कहलाएगी। अब समझिएगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण भी आपके हमारे सिलेबस में जो दिए हैं वो दो प्रकार के दिए, पढ़ना हमें एक के बारे में है अच्छे से। पहला है समतल दर्पण, जिसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण, जो कि हमारे सिलेबस में ज्यादा दिए, गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक। समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। कि मान लीजिए ये रहा, एक पृष्ठ पे आपने पॉलिश कर दी और यहां से इसका क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो जब समतल होगा पृष्ठ, तो इस प्रकार के दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है? कि जब किसी गोलीय कांच के, जब किसी हॉलो यानी खोखले, जब किसी खोखले कांच के गोले का एक भाग काट ले, मान लो हमारे पास ये खोखले कांच का गोला है, अब इसका हम एक कोई भी कहीं से भी एक पार्ट काट ले। अब जितना पार्ट हमने काटा, ठीक है, अब इस पार्ट के, इस भाग के एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें, चाहे बाहर की तरफ कर दें चाहे अंदर की तरफ। जब एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दें और दूसरा पृष्ठ परावर्तन करने लगे, तो इस प्रकार के बने दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है आपका
अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। अवतल दर्पण क्या होता है समझिएगा। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, और जो धंसा हुआ भाग है इस भाग से प्रकाश का परावर्तन होने लगे, तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को, इस प्रकार के बने गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी जब किसी खोखले कांच के गोले का जब हम गोलीय दर्पण काटेंगे तो उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दे और धंसे हुए भाग से क्या होने लगे? प्रकाश का परावर्तन होने लगे, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा उसे आप लोग अवतल दर्पण कहेंगे। बात करें उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या है कि जब किसी गोलीय दर्पण के धंसे हुए पार्ट पर, जब किसी गोलीय दर्पण के धंसे हुए भाग में हम पॉलिश कर दें और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होने लगे, तो इस प्रकार के दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, दोनों चीज समझ में आई आपके। अब चलिए, अब इनसे संबंधित कुछ हम परिभाषाएं देख लेते हैं, दोनों से संबंधित क्या क्या होता है एक दर्पण में। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग आपकी क्या रहेगी? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए देखिए, एक दर्पण बना लेते हैं। ठीक, एक दर्पण बनाया, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, किसी भी तरह आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों में चीजें तो वही आनी। ये हमने कर दिया। ठीक है, इस बिंदु को हमने माना M और इसको कह देते हैं N। ठीक, इस दर्पण के मध्य बिंदु पर एक पॉइंट P होगा जिसे हम ध्रुव कहेंगे। ठीक, और ये जो खोखला कांच का गोला होगा ना, तो देखिए खोखला कांच का गोला था, इसका इतना पार्ट है काट लिया गया है ना, इतना छोड़ दिया गया, तो इस खोखले गोले का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, तो इसका भी कोई ना कोई यहां पर क्या होगा? केंद्र होगा। ठीक, तो यहां पर इसका एक केंद्र बिंदु रहा होगा, यहां पर जितनी दूरी उतनी दूरी यहां पर एक F बिंदु भी होगा। सब बताएंगे दूरी बराबर यहां पर क्यों है, चिंता मत करिए। ठीक है, इतनी चीजें। अब देखिए, इतनी चीजें होती हैं, अब इनसे क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, इसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इस पॉइंट C को हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा क्या क्या होता है इसमें। किन किन की परिभाषाएं आपको लिखने को भी आ सकती हैं। पहली चीज आ सकती है ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव की सीधा परिभाषा आपको देनी है कि दर्पण के मध्य बिंदु को, जो ये दर्पण होगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो आ सकती है आपको लिखने के लिए, दूसरी आ सकती है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। यानी ये जो C है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। यानी दूसरे नंबर पे आपको पूछ सकता है, वक्रता केंद्र पूछ सकता है आपसे। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं कि ये जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को
ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो हमारे गोला था पूरा का पूरा, समझिएगा बात को, कि जो हमारे गोला था उसका जो ये केंद्र बिंदु है वही इसका क्या कहलाएगा, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। केंद्र हो गया। तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है वक्रता त्रिज्या, कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से लेकर, दर्पण के वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, दर्पण का ध्रुव क्या है P और दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है C, तो C से P तक की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी यहाँ पर जो CP लाइन होगी ये वक्रता त्रिज्या होगी। ध्रुव की बात करें तो P हमारा ध्रुव है और वक्रता केंद्र क्या है यहाँ पर C है। वक्रता त्रिज्या के बाद अगर हम देखें कि ये जो लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होती है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और P को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है ना आपकी, ये जो जा रही, तो दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस को मिलाने वाली रेखा दर्पण के मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, दर्पण को जो दर्पण में जो P उपस्थित है उसके जो वक्रता केंद्र है, इसको जो मिला रही होगी रेखा, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। इसके बाद अगली परिभाषा अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, मुख्य फोकस क्या किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो मुख्य फोकस क्या आपका कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यानी जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, एफ से डिनोट करेंगे जिससे। इसके बाद अगली परिभाषा हम देखें तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, यानी फोकल लेंथ क्या होती। तो दर्पण के मुख्य फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव P के बीच की जो दूरी होगी इसे हम फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष में उपस्थित मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। इसके बाद अगर हम देखें दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक क्या होता है। तो जो भी दर्पण आपके पास दिया हो, चाहे जो भी गोलीय दर्पण हो, चाहे मान लीजिए अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो इन दोनों, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, इनके दर्पण के जो ये परावर्तक पृष्ठों का व्यास होगा, यानी M से लेकर N तक की दूरी, यह दर्पण का क्या कहलाएगी, द्वारक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द्वारक कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि फोकस तल क्या होता है। फोकस तल किसे कहते, तो फोकस तल क्या है, मुख्य फोकस के, फोकस तल क्या है, मुख्य फोकस के लंबवत रेखा, जो मुख्य फोकस के लंबवत रेखा खींची जाए तो इस तल को हम दर्पण का फोकस तल कहते हैं, जो मुख्य फोकस के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, तो 8 परिभाषाएं हमने देखी, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, द्वारक और फोकस तल। एक दर्पण में, गोलीय दर्पण में इतनी चीजों का हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जिससे क्योंकि जब प्रतिबिंब बनेंगे जिसके लिए हमारा बहुत आवश्यक होगा। ठीक है, अब कुछ नियम देख लेते हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो किन किन नियमों से जाती हैं, वो किस तरह जाएंगी, कहां से प्रकाश किरण आ रही है तो कैसे जाएगी, यानी प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होंगे, कि प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, प्रतिबिंब बनने के
नियम देखने हैं हमें। चलिए, प्रतिबिंब बनने के नियम, वैसे आपकी बुकों में तो 3 मिलेंगे, एनसीईआरटी में 4 नियम दिए हैं, तो हमें चारों नियम देखने हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, बात समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई दर्पण, गोलीय दर्पण है आपके पास, एक तरफ आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, एक तरफ पॉलिश कर दी, इसके बीच में क्या होता है आपको पता, पॉइंट P यानी ध्रुव होता है, एक रेखा होगी जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, इसका एक केंद्र बिंदु होगा C और इसका यहां पर एक बिंदु क्या होगा, F होगा। ठीक है, तो पहला नियम है, इसके लिए है, साथ साथ वो भी बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास, ये बिंदु P हो गया, यहां पर हमारा एक बिंदु F होगा और यहां पर एक बिंदु क्या होगा, C होगा। ठीक है, ये बिंदु P है हमारे पास, दोनों में देख लेते हैं, दोनों के नियम पढ़ने पड़ेंगे। पहला नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा क्या है, पहला नियम, कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहां पर भी देख लीजिए कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आपकी इधर से आई, जब कोई प्रकाश किरण आएगी ऐसे निकल जाएगी, पर हमें महसूस होगा कि ये जो प्रकाश किरण है यहां से आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। तो ये पहला नियम, पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा नियम देख लें साथ साथ। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है और दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही होगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यानी पहले नियम का उल्टा, समांतर आती है तो मुख्य फोकस से जाती है, दूसरा नियम कहता है अगर मुख्य फोकस से होकर आएगी तो दर्पण के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो जैसे कोई प्रकाश किरण मान ली हमने ऐसे गई तो वो यहां से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या है, दूसरा नियम, कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगला नियम अगर हम देखें, दो नियम हो गए हमारे। तीसरा नियम देखें कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती, उसी रास्ते में वापस लौट जाती। यानी जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद, यानी जैसे दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह कि ऐसे कोई प्रकाश किरण आई, ये ऐसे करके कोई प्रकाश किरण गिरी तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस हो जाएगी। ठीक है, बस हमें महसूस होगा क्योंकि ये यहां से होकर आ रही है। तो ऐसे ये आपका तीसरा नियम हो गया। अब चौथे नियम की बात करें, चौथा और लास्ट नियम, गोलीय दर्पण बना लेते हैं।
इसका एक मध्य बिंदु होगा P, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। F एक वक्ता केंद्र होगा C, इस तरह इसमें भी बना लेते हैं। ध्रुव P, एक बिंदु F होगा, एक बिंदु C होगा हमारे पास, ठीक है, C होगा। चलिए, तो अगला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाते हैं। यानी जितना कोण यहां पर होगा उतना ही कोण आपका यहां पर भी होगा। एक बराबर कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसमें भी देखें कि जैसे प्रकाश की किरण इसमें टकराएगी उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। तो इस प्रकार के परावर्तन को जो के नियम होंगे हमारे प्रतिबिंब से जो बनेंगे प्रतिबिंब बनाने के, अब इसी 4 नियमों का ही इस्तेमाल करके हम सारे प्रतिबिंब बनाएंगे। अब कम से कम आपको पता प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें आपस में टकरानी चाहिए। तो जब भी किसी स्रोत से किरणें निकालेंगे, 2 या 2 से अधिक निकालेंगे, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो कहां से जाएंगी, आप इन नियमों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।